अब आपको बताने जा रहा हूं आज की एक सबसे बड़ी खबर सीधे प्रधानमंत्री के हैट्रिक प्लान से जुड़ी है। पीएम मोदी ने एक हैट्रिक प्लान बनाया है। 14-19 के बाद 24 में हैट्रिक लगाने की तैयारी है कि आखिर 24 का चुनाव कैसे जीता जाए, यह मोदी की तैयारी है। अगली तस्वीर दिखाई। विरोधी एकजुट एक बार फिर से होने वाले हैं। मोदी को हराने के लिए कैसे मोदी को शिकस्त दे, इस बार विरोधियों को लग रहा है 14-19 तो चूक गए, इस बार नहीं चूकने वाले। 24 में मोदी को रोक कर ही मानेंगे, दम लेंगे। लेकिन मोदी भी जानते हैं कि विरोधी एकजुट हो रहे हैं, तो उन्होंने भी बड़ी तैयारी की। बीजेपी के दफ्तर में बड़ी बड़ी बैठकें हुई। अगली तस्वीर दिखाई। पिछले दिनों बीजेपी हेडक्वार्टर पर यह बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में पहुंचे थे। एक के बाद एक बीजेपी मुख्यालय में कई बैठकों का मतलब है कुछ बड़े बदलाव होने वाले, कुछ बड़े एक्शन, बड़ी तैयारी है। आखिर क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में, मोदी क्या करने वाले हैं, क्या तैयारी है टीम मोदी की, क्या खाका बना लिया है, क्या होने वाला है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं, ये बड़ी बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बैठक हो रही है। खासतौर पर वो वॉर रूम जो 24 के लिए तैयार किया गया, उसमें ये बैठकें शुरू होने वाली हो चुकी हैं, कई दिनों से चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। मुख्यमंत्रियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, महासचिवों के साथ ये सारी बैठकें पिछले दिनों हुई हैं। ये मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। आखिर होने वाला क्या है, क्या तैयारी है, मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या, ये रिपोर्ट देखिए जरा। 2024 की बिसात बिछने लगी है। बीजेपी ने 2024 के लिए मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी हेडक्वार्टर में पिछले 10 दिनों में कई बड़ी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। मोदी और शाह ने 2024 का खाका तैयार कर लिया है। पीएम मोदी जानते हैं 2024 की जंग में महज 300 दिन बचे हैं। मोदी और उनकी पूरी टीम ने हैट्रिक लगाने की पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन कई राज्यों में विरोधी बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। टीम मोदी ने इसके लिए भी अलग रणनीति तैयार की है। भारत का परचम समग्र दुनिया में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि यह तस्वीर फिर यादगार बन जाए। 2019 की यह तस्वीर फिर लोगों के जहन में उतर आए और 2024 में एक बार फिर जीत कर वापस आए। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तैयारी क्या है, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, बीजेपी क्या करने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या रणनीति बनाई है। देखिए जरा, यह बड़ी बैठक हुई पिछले कई दिनों में। बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। कई प्रदेशों के अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। कई प्रदेशों के प्रभारी रिप्लेस किए जाने वाले हैं। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी ने खुद इन बैठकों की अध्यक्षता की है और इन बैठकों में अमित शाह और जेपी नड्डा खुद मौजूद रहे। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल थे। खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, यानी टीम मोदी में बदलाव हो सकता है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी मिलेगी। कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर छुट्टी होगी। मोदी मंत्रिमंडल में कई नए मंत्री भी बनाए जाएंगे। इसमें चुनाव वाले राज्यों को अहमियत दी जाएगी। युवाओं और महिलाओं को खास तवज्जो दिया जाएगा। चुनाव की वजह जातीय समीकरण पर खास ध्यान होगा। ये सारे बदलाव अगले 10 दिन के अंदर होने वाले हैं। इसके अपने आप में बहुत मायने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले। 21 से 24 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में होंगे। उसके बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में 20 जून से पहले बदलाव के आसार हैं। ये सारे बदलाव उससे पहले हो सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिशन मोड में। यह सिर्फ बैठक नहीं हो रही है, सिर्फ बदलाव नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो, देखिए जरा क्या तैयारी कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करने जा रहा हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे
और मंत्रियों नेताओं से मिल रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में रैली कर चुके हैं पीएम मोदी। खबर है कि वो फिर से राजस्थान जा सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश जाने की चर्चा है। अभी से एक्शन में आ गए पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल गुजरात में और असम दौरे से लौटकर गुजरात पहुंचे। मणिपुर में 4 दिन का दौरा किया और 17 जून को ओडिशा जा रहे हैं। उसके बाद खबर है कि पटना भी जाएंगे अमित शाह और 22 जून को मध्य प्रदेश जाने की तैयारी है उनकी। अब देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा तमिलनाडु में है, यानी पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो गया है। 24 से पहले क्या तैयारी है, पूरी इंप्लीमेंटेशन उसका धरातल पर शुरू हो गया है। तिरुपति मंदिर में पूजा की आज जेपी नड्डा ने। 12 जून को हिमाचल जाने वाले हैं, खबर यह है, जहां चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे। 7 जून को उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद होंगे और जहां उन्होंने टिफिन बैठक की थी। 30 जून को मध्य प्रदेश जाने वाले हैं वो। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए। जेपी नड्डा पूरी तरह से एक्शन में है, यानी विरोधी अभी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ग्राउंड पर उतर चुकी है। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये अगर संस्कार आए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आए। ये वोट बैंक की राजनीति से हम निकल करके आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर आ गए। हमारे विरोधियों को भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। यह हमारी परिस्थिति बनी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। लेकिन 24 की तैयारी कर लिए, लेकिन 24 की चुनौतियां बड़ी हैं। कई राज्यों में बीजेपी के सामने, पीएम मोदी के सामने बड़ा चैलेंज है। वो राज्य कौन कौन से हैं जिन राज्यों पर चैलेंज और चुनौती होगी? देखिए जरा, 24 की चुनौती है ये। वो राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र उसमें से एक है जिसमें चुनौती सामने आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अब अलायंस नहीं है, यानी शिवसेना उद्धव से, अब शिंदे से। पंजाब अगला राज्य है। हरियाणा में 24 की चुनौती, बिहार में 24 की चुनौती, कर्नाटक में क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली है, ये 24 की चुनौती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये 24 की चुनौती है, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। वजह यह है कि 24 में दरअसल ये जो राज्य है, ये राज्य 19 में इनकी तस्वीर कुछ और थी और आज तस्वीर कुछ और है। देखिए जरा, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र से शुरू करेंगे। महाराष्ट्र की हालत यह है, लोकसभा की कुल 48 सीटें बीजेपी शिवसेना 7 लड़ी थी 19 का चुनाव। बीजेपी 23 सीट जीती थी, देख रहे हैं आप इधर, और शिवसेना 18 सीट जीतती थी जब 7 लड़ी थी। अब 7 नहीं है। उद्धव की शिवसेना एनडीए से बाहर है। अब शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ है। यहां बीजेपी को नए साथी की तलाश है। क्या वाकई शिंदे की शिवसेना उतना वोट कन्वर्ट कर पाएगी? इसलिए बीजेपी किसी और को चाहती, क्योंकि एनसीपी और यूबीटी साथ साथ है, यानी उद्धव ठाकरे। और तैयारी है कि राज ठाकरे साथ आ जाए। लोकसभा की देखिए, यहां 19 में अलग स्थिति थी। लोकसभा की बिहार में 40 सीटें, यहां मूव कीजिए प्लीज, एनडीए ने यहां 39 सीटें जीती थी। सोचिए, एक कम 40 सीटें मोदी गठबंधन ने जीती थी। बीजेपी को 17 मिली थी, जेडीयू को 16 मिली थी, एलजेपी को 6 सीट मिली थी यहां पर। अब नीतीश एनडीए से बाहर जा चुके हैं। नीतीश ने तेजस्वी से हाथ मिला लिया है, तो अगली चुनौती बिहार है। एक और कर्नाटक भी चुनौती है। कर्नाटक लोकसभा की 28 सीटें, बीजेपी ने इनमें से 26 जीती थी 19 में, और एक कांग्रेस एक जेडीएस को मिली थी, लेकिन तब बीजेपी यहां मजबूत थी। विधानसभा चुनाव हुए, अब कांग्रेस ने कमबैक कर लिया है। विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, वोट परसेंटेज में भी गिरावट आई है। अगला चैलेंज है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, कांग्रेस ने पंजाब में 8 सीटें जीती थी, तब बीजेपी एसएडी को 4 सीटें मिली थी।
अब अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं है, यहां बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, सभी सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था। हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार है। यहां बीजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला की जेजेपी गठबंधन में, लेकिन खबर है जेजेपी बाहर जा सकती है। मनमुटाव चल रहा है, लेकिन जेजेपी का और बीजेपी का कहना है हम साथ साथ हैं। ऐसे में राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह है चुनौतियां। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए जरा राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार को जो बता रहे हैं कि 19 में जो साथ थे वो अब साथ नहीं है। क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा? सुनिए अवधेश साहब। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय या उसके बाद या उसके पहले जिन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा या भारतीय जनता पार्टी जिन पार्टियों से अलग हुई, उनके बारे में इस समय ये टिप्पणी आ रही है। कई विश्लेषक बता रहे हैं कि उन पार्टियों का भाजपा के साथ अगर साथ नहीं रहा, गठबंधन नहीं हुआ तो भाजपा को क्षति हो सकती है। उसका कारण केवल इतना है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव हार गई। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है। हम यह भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 3 बड़े चुनाव हार गई थी और उसके बाद माहौल यह था कि भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी 2019 का चुनाव हार जाएगी। या नहीं हुआ ऐसा। इसलिए कोई पार्टी साथ है नहीं है, ये राजनीति में राज्यों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रणनीति क्या है। ये जो बैठकें बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही, इसमें क्या निकल कर आ रहा है, बीजेपी क्या करने वाली है। 24 से पहले जिन राज्यों पर नजर है, जो राज्य टारगेट पर हैं, जिनमें काम करना है, उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली गई। देखिए जरा कौन कौन से राज्य हैं ये आप देख रहे हैं। ये राज्य आपके सामने सबसे पहले महाराष्ट्र, वो राज्य जिस पर बीजेपी का टारगेट है। बिहार वो राज्य जिसमें बीजेपी तैयारी करेगी। कर्नाटक जिसे मजबूत करना है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, क्योंकि दक्षिण को भी मजबूत करना है। तेलंगाना, वहां भी काम करना है। ये वो राज्य हैं। इसके अलावा पंजाब, ये सारे राज्य बीजेपी के टारगेट पर है, जहां पिछले दिनों बीजेपी कमजोर हुई है, या ये कहिए 2019 में अलायंस में थी, अब अलायंस नहीं है। तो अब इन राज्यों में बीजेपी ने क्या तैयारी की है, कैसे बदलाव लाएगी, कैसे खुद को एक्सपेंड करेगी, जो साथी छोड़कर चले गए उन्हें कैसे साथ लाना है या उनका विकल्प ढूंढा जाना है, ये सब कैसे संभव होगा। शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या करेगी बीजेपी? बीजेपी का विजय फॉर्मूला क्या है? लोकसभा की महाराष्ट्र में 48 सीटें, बीजेपी यहां 23 सीटें जीती थी। उद्धव की शिवसेना अब एनडीए से बाहर है। ऐसे में बीजेपी को एकनाथ शिंदे से उम्मीद है। शिंदे कितनी मदद कर पाएंगे कहना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी राज ठाकरे को भी साथ ला सकती है महाराष्ट्र में खुद को मजबूत करने के लिए। अगला राज्य है बिहार। बिहार में 40 सीटें, एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, लेकिन तब नीतीश कुमार साथ थे। यहां बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है, छोटे छोटे दलों को साथ लाना है। 2024 तक चिराग पासवान भी साथ आ सकते हैं। यहां पार्टी जातीय समीकरण पर जोर दे रही है, छोटी पार्टियों को साथ ला सकती है। एक और राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में है लोकसभा की 28 सीटें। कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है, लेकिन विधानसभा में हार के बाद सतर्क है। पार्टी ने जेडीएस से गठबंधन के संकेत दिए। जेडीएस साथ आती है तो दोनों को फायदा होगा। जेडीएस यानी कुमारस्वामी की पार्टी, देवेगौड़ा की पार्टी। और पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो देवेगौड़ा मोदी के साथ आकर खड़े हुए, चाहे नई संसद के उद्घाटन की बात हो। इशारा यह मिल रहा है कि कर्नाटक में जेडीएस साथ आ सकती है। अब बात आंध्र प्रदेश की। लोकसभा की 25 सीटें आंध्र प्रदेश में। वाईएसआरसीपी ने 22 सीटें जीती थी, टीडीपी को केवल 3 सीटें मिली थी। बीजेपी यहां उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, इसलिए टीडीपी से गठबंधन की बात चल रही है। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से मिल चुके हैं। तेलंगाना की बात कीजिए, तेलंगाना में 17 सीटें, टीआरएस को यहां 10 सीटें मिली थी, कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी, बीजेपी को यहां 4 सीटें मिली थी। बीजेपी यहां ताकत बढ़ाना चाहती है, टीडीपी से गठबंधन की तैयारी में है।
तेलंगाना के छोटे दलों पर भी बीजेपी की नजर है। अब बात पंजाब की। पंजाब में 13 सीटें, बीजेपी के पास केवल 2 सीटें। पहले एसएडी से बीजेपी का गठबंधन था, अब शिरोमणि अकाली दल गठबंधन से बाहर है, लेकिन दोनों दलों में बात चल रही है। उम्मीद है समझौते का ऐलान भी जल्द होगा। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से एक्शन में। इन बैठकों के बाद अलग अलग राज्यों में, शहरों में उनकी बैठक हो रही है, रैलियां हो रही हैं। सुनिए जरा, आज अमित शाह 2 अलग अलग शहरों में थे, क्या कहा उन्होंने। आज मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना आया हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गए। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को याद कराने आया हूं। याद करिए सोनिया मनमोहन सरकार, जिसमें शरद पवार साहब भी थे। ये 10 साल सबसे भ्रष्ट सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार यूपीए की सरकार थी। और 9 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एनडीए की सरकार चली। 9 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बीजेपी 24 की तैयारी कर रही है, लेकिन 24 से पहले एक और एग्जाम है, एक और प्री बोर्ड है। वो एग्जाम है 2023 के विधानसभा चुनाव। इसकी तैयारी कांग्रेस ने जोर शोर से शुरू कर दी है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कर्नाटक जीत चुके हैं, ये 5 राज्य और जीत गए जिसमें विधानसभा चुनाव होने, तो हमारा उत्साह, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा और बार्गेनिंग पावर विरोधियों से बढ़ जाएगी। तो देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, ये आप देख रहे हैं, कर्नाटक जीत के बाद उत्साहित है। ये एक तस्वीर है, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव है। कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व को गले लगा रहे हैं, हाथ में गदा लिए कमलनाथ, भगवा गमछा डाला हुआ है। कथाएं हो रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि लग रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे ही मध्य प्रदेश में बेड़ा पार होगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पोस्टर लगे हैं, ये देखिए कमलनाथ का पोस्टर है, हनुमान जी की मूर्ति पीछे लगी है, आगे कमलनाथ की तस्वीर है, लिखा हुआ है देखिए, हनुमान भक्त कमलनाथ, किया विकास आस्था के साथ। तो कांग्रेस को भी अब देखिए भगवा का सहारा है, बीजेपी का कॉपी। लेकिन ये कॉपी चलता है या लोग ओरिजिनल के साथ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताता हूं 23 में जो ये एग्जाम होना है 24 से पहले, ये कहां कहां भी बचा है और उस पर कांग्रेस की तैयारी क्या है और बीजेपी की। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं 2023 में अभी राजस्थान में चुनाव होने, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में। ये 5 राज्य आपके सामने हैं जिसमें चुनाव होने हैं। इसकी जीत 24 की रूपरेखा तय करेगी, ऐसा माना जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस इसे हारना नहीं चाहती है किसी भी कीमत पे, क्योंकि कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी के पीछे विरोधी तभी खड़े होंगे विपक्षी नेता जब ये भी जीत लें। अब आपको बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया है, देखिए जीतने के लिए कांग्रेस की तैयारी क्या है इन राज्यों में कि बीजेपी को काउंटर देना। राजस्थान से शुरू करते हैं, तैयारी ये है, 2018 में 199 में से 99 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। 2023 में टारगेट है 156 सीटें जीतने का, 156। 1998 में गहलोत ने 156 सीटें जीती थी, वही टारगेट दोहराना है। लोक लुभावन योजनाओं से जीतने का प्लान है इनका। 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू कर दिया है गहलोत जी ने। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है। 25 लाख रुपए तक का इलाज कर दिया है और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। गरीबों के लिए फ्री राशन योजना शुरू कर दी है। क्या ये बीजेपी वाला स्टाइल या केजरीवाल वाला स्टाइल फॉलो कर रहे हैं? महंगाई राहत के लिए भी योजना है। करीब 7 करोड़ गारंटी कार्ड बांट दिए। मध्य प्रदेश में देखिए तैयारी क्या है। 2018 में 230 में से 114 सीटें जीती थी।
इस बार टारगेट 150 प्लस सीटें जीतने का है। कमलनाथ क्या कर रहे हैं इसके लिए? सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। तस्वीरें मैंने भी आपको दिखाई। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं वो, और कांग्रेस दफ्तर में पिछले दिनों भगवा झंडे लहरा रहे थे। लुभावनी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और 500 रुपए में सिलेंडर का वादा भी कर रहे हैं। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा भी है। 100 यूनिट बिजली माफ और 200 तक हाफ। किसानों का कर्जा माफ होगा, यह भी ऐलान है। पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, वहां की तैयारी देखिए। 2018 में 90 में 68 सीटें जीती थी, 90 सीटों में से। इस बार 75 सीट जीतने का दावा है। स्थानीय मुद्दों को भुना रहे हैं भूपेश बघेल, और भूमिहीन किसानों को 7,000 की मदद दे रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। गोधन और महतारी जैसी योजनाएं लागू की हैं। राम वन पथ गमन की शुरुआत की है। सॉफ्ट हिंदुत्व से बीजेपी को टक्कर देंगे भूपेश बघेल भी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं राहुल गांधी। आपको याद होगा कर्नाटक के जब नतीजे आए, कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव जीती, तभी राहुल ने इन राज्यों में जीत का दावा भी कर दिया था और टारगेट भी बता दिया था। सुनिए। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। तो बीजेपी का भरोसा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस बार आप देखेंगे कि इस बार माहौल बन गया पब्लिक में कि सरकार रिपीट होने जा रही है। छत्तीस की कौम, सभी धर्म, सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग इस बार अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जो लोग कई बीजेपी माइंडेड होते हैं वो भी इस बार मैं समझता हूं कि कांग्रेस को विजय दिलाने में, सरकार रिपीट करने में भागीदारी निभाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बीजेपी कैसे काउंटर करने वाली है, बीजेपी की रणनीति क्या है। कल बहुत बड़ा दिन है राजस्थान में, चुनाव वहां भी है। कल राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि है। इस मौके पर सचिन पायलट माना जा रहा है बड़ा ऐलान कर देंगे। कुछ खबरें भी हैं कि कल कांग्रेस छोड़ देंगे सचिन पायलट। तो बीजेपी की नजर राजस्थान जीतने के लिए सचिन पायलट पर भी होने वाली है। मध्य प्रदेश के लिए क्या रणनीति है और छत्तीसगढ़ के लिए देखिए। राजस्थान की बात करते हैं। सचिन पायलट के हर एक कदम पर नजर है। 11 जून को पायलट कांग्रेस छोड़ सकते हैं। पायलट पार्टी छोड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरेगी, क्योंकि सचिन पायलट भी भ्रष्टाचार पर घेर रहे हैं। मोदी सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार होगा। मध्य प्रदेश की रणनीति है कर्नाटक की तरह बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश। लाडली बहन जैसी जनहितैषी योजनाएं शुरू की गई। आज शिवराज सिंह चौहान ने खुद योजना का शुभारंभ किया। बूथ लेवल तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश है। राज्य की 47 आदिवासी सीटों पर खास तैयारी है। हिंदुत्व के एजेंडे पर आक्रामक रुख अपना रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ में ज्यादा फोकस ओबीसी वोटर्स पर है। शराब घोटाले जैसे स्थानीय मुद्दों से घेराव किया जा रहा है। चुनाव से पहले किसी चेहरे पर जोर नहीं है। केंद्र की योजनाओं के प्रचार का भरोसा है और इसी जरिए से चुनाव जीतने की तैयारी भी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आज उन्होंने योजना लागू की है, महिलाओं को पैसा दिया जाएगा इस योजना के तहत। सुनिए जरा। निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। शुरुआत आज से करते हैं और फिर लगातार आगे बढ़ते हैं। बोलिए भारत माता की, लाडली बहनों की, नर्मदा मैया की। सेना आज कांग्रेस को समर्थन दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। वो भी एहसास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। भ्रष्टाचार हुए, बेरोजगारी हुए, कृषि क्षेत्र हुए, और मैं उनको बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया।
अब आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह तैयारी है 23 की और 24 की, मैंने आपको बताया, लेकिन विरोधी भी तैयार है। ये देख रहे हैं तस्वीरें, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, हेमंत सोरेन से, नवीन पटनायक से, केसीआर से, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आखिर होने क्या वाला है? मोदी के खिलाफ 23 तारीख को एक बड़ी तैयारी है। 23 जून को मोदी के खिलाफ सारे विरोधी एक मंच पर आने वाले हैं। ये देख रहे हैं, पटना की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पटना में एक तरफ मोदी विरोधी एक मंच पर होंगे और मोदी 23 तारीख को अमेरिका में होंगे। 23 जून को नीतीश कुमार इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने सभी विरोधियों को बुलाया। इस बैठक में शरद पवार, अखिलेश यादव जैसे नेता शामिल होंगे, केजरीवाल और ममता बनर्जी शामिल होंगी। ममता बनर्जी के कहने पर विपक्षी बैठक का प्लान बना है। 1 महीने पहले ममता से नीतीश कुमार मिले थे। ममता बनर्जी ने कहा था बिहार में बैठक करना चाहिए। इसके बाद नीतीश सभी विपक्षी नेताओं से मिले और बिहार में विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी की तैयारी थी। यह बैठक पहले 12 जून को पटना में होनी थी, लेकिन कांग्रेस के एतराज के बाद तारीख बदल गई। राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, वो 12 तारीख की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते थे। लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है, उसकी गैर मौजूदगी में विपक्षी एकता पर ही सवाल उठते। इसलिए 23 जून को बैठक होगी, राहुल गांधी भी आएंगे। नीतीश ने हर विपक्षी पार्टी के प्रमुख को आने का न्योता दिया है, यानी पार्टी के प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने का। किसी पार्टी का प्रमुख अगर स्वयं नहीं आ सकता है तो वो पार्टी विपक्षी दल की बैठक में मौजूद नहीं रहेगी। यानी बड़ी बात जो इसमें निकल कर आई आपको मैं बताऊं, बड़ी बात यह है 23 जून को जो बैठक हो रही विरोधियों की मोदी के खिलाफ, पार्टी का अध्यक्ष ही आएगा इस बैठक में। प्रतिनिधि भेजकर काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी अब तक वक्त नहीं दे रहे थे, राहुल गांधी ने अब वक्त दिया है। राहुल गांधी जाएंगे इस बैठक में। लेकिन एक और बड़ी बात जो साफ है, राहुल गांधी का इशारा कांग्रेस का यह है, बेशक मिल लो, कितना भी मुलाकात कर लो, लेकिन कांग्रेस 350 पर लड़ेगी, बाकी 199 और 200 पर विरोधी लड़ लें। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं शरद पवार और अखिलेश यादव। नॉन बीजेपी पार्टी के नेता है, उनका ओवरऑल थिंकिंग जो है, फाइनल क्या होगा कि आज मुझे करना ठीक नहीं, पटना में हम डिस्कस करेंगे। मगर सोच पक्की ये है कि लोगों के सामने एक विकल्प दे, वो विकल्प पर हम मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे तो हो सकता है। और इसमें जो रिजल्ट आएगा इससे आगे की बात हो सकती है। उनके टिफिन खुले नहीं, हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। बार भारतीय जनता पार्टी का 80 की 80 सीटों पर सफाया होने जा रहा है। अखिलेश यादव को सुना, शरद पवार को आपने सुना, जो इस बैठक में होंगे 23 जून वाली में। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको इस बैठक का न्योता है, वो कह रहे हैं इस बैठक का कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं कुछ फायदा नहीं होने वाला इससे, यानी एकजुट होने से पहले ही टूट हो गई। सुनिए जरा। जाहिर सी बात है भाजपा तैयार नहीं है, तैयार होती तो इलेक्शन हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि होम मिनिस्ट्री से उनको सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। अब सोचिए जरा, विरोधी एक साथ आ रहे हैं, विरोधियों को लग रहा है अलग अलग राज्यों में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मोदी को हरा लेंगे। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां गेम होने वाला था। खबर यह थी कि अजित पवार बीजेपी में जा सकते हैं, उससे पहले चाचा ने गेम कर दिया। शरद पवार ने उससे पहले, अगली तस्वीर दिखाई जरा, शरद पवार ने क्या किया, उन्हें ऐसी सुगबुगाहट थी, पिछले दिनों खबर आ रही थी कि अजित पवार की बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही, तो फिर 24 के प्लान का क्या होता। तो शरद पवार ने उससे पहले ही दांव चल दिया। देखिए रिपोर्ट। चौबीस में मोदी के रथ को रोकने के लिए महाराष्ट्र के सियासी दिग्गज शरद पवार ने नई सियासी चाल चल दी है।
अपनी सियासी ताकत को बरकरार रखने के लिए चाचा ने अपने भतीजे का ही गेम कर दिया। दूसरी जिम्मेदारी सुफिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। पवार ने अपनी पावर पॉलिटिक्स से जहां भतीजे अजित को मैसेज दे दिया है, वहीं महाविकास अघाड़ी के साथी भी मराठा सरदार के फैसले को सही बता रहे हैं। शरद पवार साहब ने कुछ पार्टी में नए बदलाव लाए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले जी और प्रफुल्ल पटेल जी बनाए गए हैं। ये उनके पार्टी का इंटरनल मामला है। महाविकास आघाड़ी में व्यक्ति नहीं है, पार्टी है। शरद पवार के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। परिवारवादी दलों में यही होता है। जब चुनने की बारी आई तो पिता ने अपने पुत्री को चुना और अजित दादा के साथ पुनः एक बार अन्याय कर दिया। कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का दल हो, यह परिवारवादी दल है। शरद पवार के फैसले से साफ है 24 में वो अपनी पार्टी को पूरी तरह एकजुट रखकर महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में मोदी की विजय को रोकना चाहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शरद पवार को ऐसा लग रहा था कि अजित पवार उनके भतीजे कहीं पार्टी तोड़कर बीजेपी में न चले जाएं। उससे पहले देखिए चाचा ने कैसे खेल बदला पूरा। पिछले दिनों जो तस्वीर सामने आई थी कि शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया, फिर मान मनौवल का दौर शुरू हो गया, लेकिन हुआ क्या, अब पूरा गेम बताने जा रहा हूं। खबर यह थी कि अजित पवार आकर बीजेपी में शिंदे और फडणवीस के खेमे में आ सकते थे, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि वो शिवसेना के विधायक जिनकी सदस्यता पर फैसला होना था ये रहेगी या जाएगी, तो सेकंड गेम प्लान बी अजित पवार थे, ऐसी खबरें आई। शरद पवार को डर था कि अजित पवार बीजेपी में जा सकते हैं पार्टी तोड़कर, इसलिए शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया। फिर दबाव पड़ा तो इस्तीफा वापस ले लिया। अब यह शरद पवार का गेम था। अब हुआ क्या कि अजित पवार अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष शरद पवार हैं, लेकिन उत्तराधिकारी कौन होगा यह तय कर दिया। 2024 को लेकर शरद पवार का एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर यह ऐलान किया उन्होंने। सुप्रिया सुले जो उनकी सुपुत्री हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के सीनियर लीडर, उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने कहा फैसले के पीछे लोकसभा चुनाव की तैयारी है। शरद पवार के बोझ को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। राजनीति के जानकार फैसले की वजह कुछ और बता रहे हैं। शरद पवार ने भतीजे अजित पवार को क्या एक मैसेज दिया है? सुप्रिया सुले ही उनकी उत्तराधिकारी होंगी, क्या यह भी संदेश चला गया? पार्टी में गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजित पवार की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही थी। कयास थे कि अजित पवार सरकार में शामिल हो सकते हैं, 15 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो सकते हैं, ये खबरें थी। पार्टी में शरद पवार के बाद अजित पवार अब तक नंबर 2 थे, यानी नंबर 1 शरद पवार और नंबर 2 अजित पवार। अब नंबर 1 शरद पवार और कार्यकारी अध्यक्ष नंबर 2 हो गई। इस फैसले के बाद तस्वीर पूरी बदल गई है। शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले ही बॉस होंगी। पवार ने बड़ी आसानी से भतीजे को किनारे लगा दिया। शुरू में मैंने बताया ऐसे ही राज ठाकरे को भी उद्धव के ऊपर चाचा पहले किनारे लगा चुके हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की सियासत जरा पुरानी है। अब जरा सुनिए, और उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस फैसले के बाद सेलिब्रेशन शुरू हुआ, ये देख रहे हैं आप, ढोल नगाड़े बजने लगे एनसीपी हेडक्वार्टर पर महाराष्ट्र में, देख रहे हैं। और अब आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए जरा जयंत पाटिल क्या कह रहे हैं, एनसीपी नेता, और बीजेपी के नेता आरपी सिंह क्या कह रहे हैं। परिवारवाद तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है और साथ में दूसरे महासचिव जो है उनके ऊपर भी अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी को बढ़ाने के लिए ही ये प्रयास चालू है। अजित पवार महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष नेता है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी इसलिए थी कि उनको सोनिया गांधी जी के साथ दिक्कत थी। उनको इस बात से दिक्कत थी कि वहाँ परिवारवाद है। आज अपनी पार्टी में ही उन्होंने परिवारवाद को आगे बढ़ा दिया है। यह फैसला हुआ जैसे ही कि अजित पवार नहीं बने अध्यक्ष, न कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले, अजित पवार भारी मन से ही सही
ट्वीट किया उन्होंने, लिखा सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बधाई, कई और साथियों को जिम्मेदारी दी गई है, सभी सहयोगी सफल होंगे, सभी अपने दायित्वों को पूरा करेंगे, सभी एनसीपी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अब सवाल एक बहुत बुनियादी है, पवार को, शरद पवार को क्या भतीजे पर कम भरोसा था, बेटी पर ज्यादा भरोसा था? अब महाराष्ट्र में आगे की सियासत क्या कहती है? और सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत नहीं, ये 24 की सियासत भी। शरद पवार को महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है, हर फैसले बहुत सोच समझ कर लेते हैं। सुप्रिया सुले को नई जिम्मेदारी से बात साफ हो गई है। सुप्रिया सुले राष्ट्रीय राजनीति करेंगी। अब शरद पवार के बाद वही कमान संभालेंगी। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे, लेकिन अजित पवार की मनमानी नहीं चलेगी। अजित पवार कई बार अपनी सियासी चाल बदल चुके हैं। नवंबर 2019 में अजित ने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी। उस घटना के बाद अजित पार्टी में वापस तो आ गए, लेकिन अजित पवार ने शरद पवार का भरोसा खो दिया। दो कार्यकारी अध्यक्ष के फैसले के पीछे बड़ी वजह यही है, पार्टी का भविष्य सुप्रिया है, अजित पवार नहीं। पार्टी ने अजित पवार को उनकी स्थिति बता दी है। पार्टी विरोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब एक बुनियादी सवाल, आपने देख लिया कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। विपक्षियों की, विरोधियों की बड़ी बैठक 23 तारीख को हो रही है। पीएम मोदी के सामने किन राज्यों में चुनौती होगी, विरोधी। लेकिन इन सब के बीच आपको सुनवाने जा रहा हूं, देश के लोगों को सुनिए, 24 में विरोधी कितनी बड़ी चुनौती होने वाले हैं मोदी के लिए। लोग क्या कह रहे हैं? मोदी जी को हराने के लिए अभी 10 जन्म लेने पड़ेंगे लोगों को। उनका काम बोल रहा है। वही कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। राजा तो सभी बन जा रहे हैं, लेकिन सिंहासन पे कौन बैठेगा ये भी तो पता होना चाहिए। मोदी जो है कल की अवतार हैं, भारतवर्ष के भगवान के रूप में अवतार लिए हैं, इसलिए राक्षस लोग एकत्रित होंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो 24 लड़ाई बहुत ही आसान है और इस बार 400 पार होगा। मोदी जी तो साफ एकदम आ रहे हैं 2024 में। और विपक्षी दल तो कहा जाता है साफ, हम लोग बाबा मामा से सुना करते थे, सारे चोर जब एक हो जाते हैं तो मुखिया ईमानदार होता है। मोदी जी 2024 में भी प्रचंड बहुमत से जीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और देश की जनता जो है वो देख रही है कि भ्रष्टाचारी पार्टियां जो हैं वो किस तरह अपना अस्तित्व बचाने के लिए, जो कल एक दूसरे को कोसती थी, आज वह एक साथ आ रही है। हर एक चीज़ में मोदी जी अच्छे हैं, तब दूसरे को कौन है? कोई चेहरा ही नहीं है, दूल्हा तो उसका कोई तय ही नहीं हो रहा है कि कौन बनेगा। हमारे लिए सबसे बेटर मोदी जी हैं, हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। 2014 में भी ये एक साथ हुए थे, 2019 में भी हुए थे, फिर हो रहे हैं, फिर हार कर जाएंगे। मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन कर आएंगे। कितने भी विपक्षी एकजुट हो जाएं, गठबंधन में कर लें, लेकिन मोदी जी को नहीं हरा सकते हैं। एकजुट होने के बावजूद भी उनके पास समर्पित कार्यकर्ता नहीं है और स्पष्ट नीति और सिद्धांत उनके पास नहीं है। अपने सत्ता बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो देश के लोगों को भी आपने सुन लिया वो क्या सोचते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अब आपको पड़ोसी मुल्क लिए चलते हैं, पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान में खबर इस वक्त छाई हुई, पाकिस्तान को अब केवल इन्हीं का सहारा, इनका नहीं, इन्हीं का सहारा है पाकिस्तान को। अब गधे ही बचाएंगे पाकिस्तान। अगली तस्वीर दिखाई सर। शहबाज शरीफ के बस का रहा नहीं। पाकिस्तान की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। किस स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया है। आटे की लड़ाई आपने देख ली हो, इमरान खान की कुर्सी पर लड़ाई आपने देख ली हो। अगली तस्वीर दिखाई। अब पाकिस्तान में सिर्फ गधे भरोसे पाकिस्तान है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, गधे बचाएंगे पाकिस्तान और गधों की खबर इस वक्त पाकिस्तान में छाई हुई है। उसके पीछे वजह ये, पाकिस्तान को लग रहा है रोजी रोटी का सहारा अगर कुछ बचा है तो यही बचा है, कहीं से तो इंतजाम करना पड़ेगा। ये देख रहे, अब पाकिस्तान के लोगों को इन पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ इधर भरोसा है। गिरती अर्थव्यवस्था में पाक में सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन पाक में गधों की आबादी लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही। हर साल पाकिस्तान में 1 लाख गधे बढ़ जाते हैं। 2019-20 में पाकिस्तान में 55 लाख गधे थे, जो कि 2020-21 में बढ़कर 56 लाख हो गए। 21-22 में गधों की संख्या बढ़कर 57 लाख हो गई और 23 तक
एक नया सर्वे हो गया और सर्वे में गधों की आबादी थोड़ी बहुत नहीं 58 लाख हो गई। यानी पिछले 3 साल में हर साल 1 लाख गधे बढ़े हैं। ये गधे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान इस समय गिरती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। ज्यादातर क्षेत्र आर्थिक संकट से प्रभावित है, लेकिन पाकिस्तान के पशुधन क्षेत्र में बहुत इजाफा हुआ। यह क्षेत्र पिछले साल 2.25% की तुलना में 3.78% बढ़ गया है। पाकिस्तान की जीडीपी में पशुधन 14.36% इसका योगदान है। इसी पशुधन में पाकिस्तान के गधे भी शामिल हैं। सोचिए पाकिस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से लगेगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब पाकिस्तान एक मजाक मुल्क ज्यादा हो गया। देख रहे हैं तस्वीर, अब फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये पाकिस्तान की तस्वीर है। पाकिस्तान में लोगों का हाल देखिए और हेलमेट लगाए हुए गधे पर सवारी कर रहा है, सर पे हेलमेट लगाए। पाकिस्तान की तस्वीर है। एक मुल्क क्या से क्या हो गया, ये तस्वीर में आपको समझ आ रहा होगा। आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं। एक शख्स ने देखिए पंखा बना लिया है, चारों तरफ गधों का इस्तेमाल हो रहा है हर काम में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली भी नहीं है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था शहरों में बिजली नहीं है, तो गांव का तो छोड़ दीजिए। तो देखिए गांव में क्या इंतजाम किया गया है। पंखा ऊपर लगाया गया है, गधे को नीचे बांध दिया गया है, गधा घूम रहा है और हवा मिल रही है। पाकिस्तान में लोगों को यही विकल्प बचा है। आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए एक पत्रकार यहां तक पहुंच गया कि बात कर रहा। पुलिस के लिए जरा सुनाइए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक गधे की गिरफ्तारी हो गई पाकिस्तान में। देख रहे हैं पाकिस्तान में गधा जुआ खेलने के आरोप में पकड़ लिया गया। पंजाब प्रांत की पुलिस ने गधे के साथ 8 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये देख रहे हैं गधों की रेस भी हो रही पाकिस्तान में। फुल स्क्रीन लीजिए। कहां से कहां कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है एक मुल्क। देख रहे हैं अब आपको अंदाजा होगा। ये देखिए पीछे रिक्शा बांध रखा है, आगे गधे दौड़ रहे हैं और जमकर अंदरूने मुल्क में देखिए गधा रेस हो रही है। और पाकिस्तान में गधा गाड़ी बहुत आम है। जैसे मैंने आपको बताया अब तक 58 लाख गधे हो गए हैं। गधों पर ही अर्थव्यवस्था टिकी है। मैं क्यों कह रहा हूं, पाकिस्तान में एक पुराने यार है पाकिस्तान के, जिनपिंग साहब। पाकिस्तान ये सारे गधे जिनपिंग को बेच रहा है। यही रियलिटी है। देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये क्यों कह रहा हूं मैं, गधों की आबादी में चीन यानी पुराना यार जो है वही नंबर 1 है, लेकिन चीन गधों का सबसे बड़ा आयातक है, यानी गधे खरीद लेता है बाहर से। दवाइयों के लिए चीन में गधों की मांग हमेशा रहती है। आप सोच रहे होंगे कि चीन आखिर पाकिस्तान से गधे क्यों खरीद रहा है। इनका ताल्लुक दवा से है। दवाइयों के लिए चीन हर साल लाखों गधे मार देता है। गधे के शरीर के हर अंग का चीन में बहुत बड़ा बाजार है। गधे के मांस से लेकर चमड़ी तक चीन में बिक जाती है। गधे का दूध भी चीन में बहुत पसंद किया जाता है और गधे का मांस चीन में सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। चीन की पारंपरिक दवाओं में भी गधे का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान गधों की आबादी में दुनिया में 3रे नंबर पर है। पाकिस्तानी गधों को अच्छी नस्ल का भी गधा माना जाता है। चीन ने पाकिस्तान से गधों के निर्यात के लिए कहा था। इसके साथ ही चीन ने कुत्तों को भी पाकिस्तान से डिमांड की है। चीन की डिमांड में पाक सरकार ने एक गधा फार्म बनवा दिया। 3000 एकड़ जमीन पर पाक सरकार गधे तैयार कर रही। चीन के साथ ही पाक दूसरे देशों में भी निर्यात बढ़ाना चाहता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। अब पाकिस्तान के लोगों को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ये गधे की फसल जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है इस पर। वैसे भी हमारे मुल्क में गधे और कुत्ते आवारा जो फिरते हैं, अगर वो किसी काम आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। जो हमारे हालात हैं मुल्क के, आपने भी देखा है कि हम तो हमारा सारा इन्हिसार इम्पोर्ट पे है। एक्सपोर्ट पे अगर कोई किसी ने कुछ मांग लिया तो खुशाइन बात है। अगर ये यहाँ पे तो फालतू ही फेर रहे हैं ना। अगर कुछ ना कुछ पाकिस्तान को आता तो इस वक्त ले लेना चाहिए उनको। तो ये चाइना अपना वैसे भी बरादर मुल्क है। फालतू फिर रहे हैं, इसका मतलब है चाइना को बेचकर इससे पैसे ले लिए। जी बिल्कुल राइट ही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसे ही होना चाहिए। हमारे रुपए की वैल्यू तो वैसे ही गिरी है,
अगर बाहर से कोई हमें कोई तजवीज़ें दे रहा है ऐसी कि आप भेजें, तो हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत पीछे है। अब बांग्लादेश देख लें, कितना छोटा सा मुल्क है और हमारे से कोई इस वक्त 35% ज़्यादा आ गया। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गधे हों, घोड़े हों, जो भी हों, असल मकसद ये है कि बजाय इंसान की भूखा मरने से ना, तो बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाएगा। तो आपने पाकिस्तान के लोगों को सुन लिया। अब आइए आपको दिखाने जा रहे हैं एक और तस्वीर। पाकिस्तान में जो तस्वीर वायरल है, ये देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं दूल्हा दुल्हन, भारत में आपने देखा होगा बग्गी पर घोड़ी में जा रही है बारात। पाकिस्तान में देखिए गधे पर ही बारात जा रही है। बग्गी में घोड़ी की जगह आगे गधा बांधा गया है। ये पाकिस्तानी कपल है जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आइए एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ये एक यूट्यूबर ने पत्नी को भी शादी में गधाई गिफ्ट किया है। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि गधे की कितनी वैल्यू है पाकिस्तान में। आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में गधे का इस्तेमाल हो रहा है और कितना कमा रहे हैं इससे पाकिस्तानी। पाकिस्तान में निर्यात से लेकर ट्रांसपोर्ट तक गधों का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में एक गधा 15 से 20 हजार रुपए में मिल जाता है। गधा गाड़ी अगर तैयार कराएं तो 30 हजार में बन भी जाती है। एक गधा गाड़ी करीब 370 किलो वजन ढो लेती है। परिवहन में भी कराची हो या लाहौर, गधा गाड़ी खूब चल रही है। गधा मालिक एक दिन में 1000 रुपए कमा लेता है। पाकिस्तान में 80 लाख ग्रामीण गधे पालते हैं। एक गधा बेचने पर करीब 35 से 55 हजार रुपए मिलते हैं। गधों की खाल को भी पाकिस्तान बेच देता है। एक गधे की खाल के करीब 10,000 मिल जाते हैं। दोस्त चीन पाकिस्तानी गधों का सबसे बड़ा खरीदार है। हर साल चीन पाकिस्तान से 80,000 गधे खरीदता है। चीन ने पाकिस्तान में गधों पर बड़ा निवेश किया हुआ है। तो अब पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो गधे ही बचा सकते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो ब्रजभूषण से जुड़ी है। 100 घंटे भारी बड़े दंगल की तैयारी है। रेसलर्स ने आज पंचायत की, सोनीपत में पंचायत हो रही है। आप देख रहे हैं साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया पंचायत में शामिल हुए। एक अगली तस्वीर दिखाई जरा। और इससे पहले कहा गया था कोई पंचायत नहीं होगी 15 जून तक, लेकिन पंचायत हुई और अल्टीमेटम भी दिया गया। अल्टीमेटम अगली तस्वीर दिखाइए। ब्रजभूषण भी अलग तैयारी कर रहे हैं। ब्रजभूषण भी अलग रैली करने वाले, बड़ी ब्रजभूषण भी अपनी ताकत दिखाने वाले। 100 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखिए ये अल्टीमेटम क्या है, पहलवान क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं ब्रजभूषण को। वो अब उनका साफ कहना है वक्त कम बचा है। 15 तारीख तक अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर से पंचायत भी होगी और धरना भी होगा। पहलवान कह रहे हैं, पहलवानों के पक्ष में फिर खाप पंचायत हुई। सोनीपत पंचायत से पहलवानों ने ऐलान किया 15 जून तक ब्रजभूषण पर कड़ी कार्रवाई हो, यानी 100 घंटे में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो 15 जून के बाद हम फिर से धरना देंगे। जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर प्रदर्शन होगा। हमें लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। यह कहना पहलवानों का, समझौते का दबाव हम पर बनाया जा रहा है। नाबालिग पर भी ऐसा ही दबाव बनाया गया है। जब तक मुद्दा नहीं सुलझता हम खेलेंगे नहीं, तब तक एशियन गेम्स में भी भाग नहीं लेंगे, पहलवान ये कह रहे हैं। ब्रजभूषण अब नया दांव चल रहे हैं। आरोपियों या पहलवानों पर अब खामोश हैं। आरोपों पर अपने संसदीय क्षेत्र में ताकत दिखाने की तैयारी ब्रजभूषण ने कर ली है। पार्टी गतिविधियों में ज्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं। कल यानी 11 जून को ब्रजभूषण कैसरगंज में बड़ी रैली करने वाले हैं। रैली में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे वो, लेकिन इसे समर्थन जुटाने की कवायद भी माना जा रहा है क्योंकि वो बड़ी संख्या में लोगों के आने की अपील कर रहे हैं। ब्रजभूषण पहले 5 जून को अयोध्या में रैली करने वाले थे। इलाके में पकड़ और संतों का समर्थन दिखाना चाहते थे, लेकिन पार्टी की नाराजगी के बाद अयोध्या की रैली रद्द कर दी ब्रजभूषण ने। कुश्ती विवाद में पार्टी और सरकार का एक धड़ा ब्रजभूषण से नाराज है। प्रदर्शनकारी पहलवान हाल में गृह मंत्री और खेल मंत्री से भी मिले हैं। इससे ब्रजभूषण सिंह पर दबाव बढ़ गया है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। पहलवान आज खाप पंचायत में पहुंचे थे। पहलवानों ने कह दिया है कि वो अब एशियन गेम्स में नहीं खेलेंगे।
सुनिए जरा बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं और साक्षी मलिक क्या कह रही हैं। ये वो पहलवान हैं जो धरना दे रहे थे। जहाँ पे जो एक्यूज है वो अंदर बैठा है और उसके बाद पुलिस वहाँ पे विक्टिम को लेके जा रहे हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि किस मानसिक दबाव से वो गुजर रहे हैं। तो वो जैसे पोक्सो की आप बात कर रहे हैं, तो पोक्सो के कितना उनके फादर ने कितने इंटरव्यू दिए हैं कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर पता नहीं कैसे कैसे दबाव बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे तो सभी लड़कियों को तोड़ लेंगे ये लोग। 15 तक इंतज़ार करते हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन हमारा जारी तो है ही, लेकिन हम फिर अपने आंदोलन को और नए रूप में लेके जाएंगे। अगर 15 तक उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आपको 15 की शाम को ही बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट कदम क्या होगा। तो 15 तारीख तक का अल्टीमेटम है, पहलवानों की मांग है, उनसे जो खेल मंत्री ने कहा था वो बात पूरी होगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।